नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि कोरोना से जुड़ी हुई ताजा जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और एक्सपर्ट्स के जरिए आपके सवालों के जवाब आपको हम दिला सकें। देश में कोविड टीके की रफ्तार पिछले कुछ समय से बढ़ी जरूर है, लेकिन इसे अब भी जानकार काफी कम मान रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत में 11 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण जो हैं वो कब शुरू होंगे। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो सितंबर में बच्चों को यहां पर टीका देने की शुरुआत हो सकती है। इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इसके लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर DK गुप्ता हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप फिलिक्स अस्पताल के। सर, स्वागत है आपका। और डॉक्टर जीसल सेठ हैं, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल से। डॉक्टर जीसल, आपके पास आएंगे सबसे पहले कि अगर हम बच्चों की वैक्सीन को देखें तो इसको लेकर अभी हमारे पास क्या जानकारी है जो ट्रायल्स बच्चों की वैक्सीन के लिए चले हैं। डॉक्टर गुलेरिया का मानना है कि शायद सितंबर तक हमें बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध भी हो जाए। जी, अभी हम सबको ये जानकारी है कि जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उनका जो ट्रायल है वो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उसमें तो कंप्लीट हो गया है। 6 साल से 12 साल में भी उनका ट्रायल जो है वो हो गया है और अभी वो लोग 2 से 6 साल के बच्चों में टेस्टिंग कर रहे हैं। हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर तक ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। जाइडस की जो वैक्सीन है उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो शायद वो भी सितंबर से अवेलेबल हो जाएंगी। उसके अलावा भी जो 2-3 दूसरी कंपनीज है जिनको इंडिया में परमिशन मिली है, जिसमें से एक है स्पुतनिक, उनका बच्चों में ट्रायल स्टार्ट हुआ है। फाइजर वैक्सीन यूएस में बच्चों में 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में यूज हुई है, तो अगर वहां पे भी अगर वो इंडिया में ला सकते हैं तो बच्चों को देने का स्कोप है। और मोडर्ना वैक्सीन है, उसका भी यूरोप में 12 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों में ट्रायल चालू हुआ है। सो ये उम्मीद है कि एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में सितंबर अक्टूबर तक हमारे पास एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी चाहिए और हम एटलीस्ट 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन स्टार्ट कर पाए, ऐसी उम्मीदें हैं अभी जी। डॉक्टर गुप्ता, एक बड़ी राहत की खबर होगी अगर जल्दी बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाए, क्योंकि बच्चों के लिए शायद उन सब चीजों का ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप एहतियात कैसे रखें कोरोना के, छोटे बच्चे होते हैं तो। और ये भी माना जा रहा है कि संक्रमण का खतरा भी 30 से 40% तक कम हो जाएगा अगर बच्चों को वैक्सीन लग जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अच्छी बात और आया, रिजल्ट आई हुई स्टडी आई है, उसमें पता लगा कि बच्चों में जो सीरो कन्वर्जन है वो काफी हद तक एडल्ट से ज्यादा है। इट मींस अगर थर्ड वेव आती भी है तो जो जैसा हम पहले सोच रहे थे कि बच्चों को ज्यादा तरह से अफेक्ट करेगी, तो ऐसा शायद नहीं होगा। बच्चों में ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, बच्चे नेचुरली काफी बच्चे एक्सपोज हो चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुका है। अगर हम ग्लोबली बात करते हैं तो ग्लोबली फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन, इसके अलावा साइनोवैक और साइनोफार्म ऐसी वैक्सीन हैं जिनपे 12 साल से ऊपर बच्चों में टेस्ट हो चुके हैं। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कोवैक्सीन जो है उस पर ट्रायल्स चल रहे हैं जो 12 से 18 और 6 से 12 साल में चल रहे हैं। 12 से 18 वाले को दोनों डोज मिल चुकी हैं और जो 6 से 12 साल वाले बच्चे हैं उनको सेकेंड डोज ड्यू चल रही है, वो शायद नेक्स्ट वीक उनको वैक्सीन दे देंगे। और जैसे ही सेकेंड डोज उनकी हो जाती है उसके बाद हम 2 से 6 साल के बच्चों पर भी ट्रायल स्टार्ट कर देंगे। जाइडस कैडिला के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी उसका ट्रायल्स हो चुके हैं, उन्होंने डाटा अपना सबमिट कर दिया है और जो डाटा है वो सीडीएस को, जो एसईपीसी है और डीसीजीआई है वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले जो वैक्सीन आएगी वो जाइडस कैडिला की आएगी और सितंबर में उम्मीद है कि वैक्सीन हमारे लिए टीनेजर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन इंडिया में आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं स्पुतनिक की, तो रसिया में स्पुतनिक पे भी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन वो भी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए है। तो ऐसे 5-7 ऐसी वैक्सीन हैं जिनके बच्चों पे ट्रायल चल रहे हैं। इंडिया ऐसा पहला देश है जिसमें 12 साल से कम के बच्चों पे भी ट्रायल चल रहे हैं, इंक्लूडिंग 2 से 6 साल के बच्चों पे। तो सितंबर तक ट्रायल कोवैक्सीन के भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली कोवैक्सीन की भी जो 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों पे वैक्सीन आ जाएंगी। डॉक्टर ईसल, अगर बच्चों में हम वैक्सीन की जरूरत को देखें तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब काफी वक्त से स्कूल भी बंद हैं और अगर बच्चों में भी वैक्सीन लग जाए तो सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी और हर्ड इम्यूनिटी तक जल्दी हम पहुंचेंगे, तो इससे क्या थर्ड वेव को भी अवॉइड किया जा सकेगा?
ये पॉसिबल है, लेकिन ये एक मतलब ये ड्रीम रियलिस्टिक जब हो जाए वो उसके लिए हमें बहुत सारे मतलब तामझाम या अरेंजमेंट मतलब गवर्नमेंट को करने हैं। बट अगर हम सिर्फ वैक्सीन की बात करें तो ऑफ कोर्स 35% पॉपुलेशन जो है लेस देन 18 इयर्स का, उनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। हमको ये अक्रॉस द वर्ल्ड का जितना भी एविडेंस है, हमको ये पता है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन तो ऐसे ही होता है जैसे एडल्ट में होता है, उनको इन्फेक्शन होने का चांस है। इन्फेक्शन की वजह से उतना क्रिटिकल होने का जो रिस्क है एडल्ट की तरह वो कम है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों को जो माइल्ड सिम्टम्स है उसमें भी फीवर आता है, कभी उनका ओरल इंटेक ओवर हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। सो अगर वैक्सीन आ जाती है तो जो हमारा फाइनल गोल है कि एक सिर्फ थर्ड वेव नहीं, थर्ड वेव और वेव्स आफ्टर वेव जो भी है वो सबको हम प्रिवेंट कर पाए, और हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे लिए ज्यादा इनएविटेबल है कि हम जितना जल्दी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर पाए, और जिसमें मेजोरिटी मतलब अभी बच्चे हैं जो अनइम्यूनाइज्ड है, तो सर्टेनली जो भी वेव इसके बाद आने वाले हैं उसको हम लोग टोन डाउन कर पाएंगे, उसके लिए रिसोर्सेस कम लगेंगे, और जो सेकेंड वेव में हमारा जो एक पैनिक एक्सपीरियंस रहा है एटलीस्ट वो हम अवॉइड कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। सो बच्चों को वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ये भी जरूरी है कि बच्चे स्कूल जाए। 2 साल सोशल आइसोलेशन से बहुत सारे बच्चों में असर हुए हैं, वो उनको मतलब ओबेसिटी, डायबिटीज, ये इस प्रकार की बीमारियां हुई है, वो मोरली लो फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज देख रहे हैं, अटेंशन स्पान खो रहे। कहीं ना कहीं पे हमको अब कोविड के साथ जीना सीखना है, बच्चों को भी रूटीन में लाना है और उनका ग्रोथ में जो भी जरूरी हो सब कंट्रीब्यूट करना है, जिसमें एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है फिजिकल स्कूल। ऑनलाइन स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो शायद इतनी ज्यादा जिनको ऑनलाइन का एक्सेस है उनके लिए उतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है, पर वो ऑनलाइन से आपका सिलेबल कवर हो रहा है, आपका जो ग्रोथ है फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल क्वोशिएंट, आपका एक जो नॉर्मल बच्चे का ग्रोथ है जिसमें स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इतना नहीं हो सकता है ऑनलाइन स्कूल से। तो ये जरूरी है कि कभी ना कभी अब मतलब एटलीस्ट by the end of the year or at least by the beginning of 2022 हम बच्चों को स्कूल भेज सके, एटलीस्ट कुछ दिन, few days a week, few days a month। सो ये सब गोल्स को अचीव करने के लिए विद सेफ्टी, और वेव्स आने वाले हैं, एक थर्ड नहीं शायद और वेव्स आएंगे, लेकिन हम उसको टोन डाउन कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, और वो सबके लिए वैक्सीनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन द चिल्ड्रन। और हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कितना जल्दी सेफ वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन। तो बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी तो एक डर भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर गुप्ता, आपको भी लगता है, क्योंकि अब स्कूल जब जाते हैं बच्चे तो बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, अब हर चीज आप ऑनलाइन सिखाना समझाना भी मुमकिन नहीं होता है, तो आपको लगता है कि स्कूल जाना भी जरूरी है बच्चों का, और अगर वैक्सीन आ जाएगी तो एक डर वहां पर खत्म हो जाएगा, और साथ ही अब क्योंकि काफी वक्त से घर पर ही सब कुछ सीख रहे हैं बच्चे, तो स्कूल जाएंगे तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्कूल जाने से बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। हम जिसकी 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें मेंटल है, सोशल है, फिजिकल है या स्पोर्ट्स है, तो इन सब का डेवलपमेंट होता है, और वो जब भी होता है जब टीचर्स और बच्चे फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं। ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे इन्फेक्शन कंट्रोल जो है गाइडलाइंस हैं, जो एसओपीज हैं, उनका बिल्कुल जमीनी लेवल पे सख्ती से पालन होना चाहिए, चाहे वो बसेस हों, चाहे ड्राइवर्स हों। एक तो जितना स्टाफ है स्कूल का, जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, टीचर्स है, उन सबको वैक्सीन लगना जरूरी है स्कूल खोलने से पहले। वहां पे जो गेट्स हैं, सैनिटाइजर्स मशीन हैं, थर्मल चेकिंग है, उन सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग वहां मेंटेन करना, बच्चों में अगर किसी के अंदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है तो उसको अर्ली डायग्नोज करना, उसको अर्ली आइसोलेट करना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मीन्स ये है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की गाइडलाइंस हमें सख्ती से इंप्लीमेंट करनी है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे खास करके जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो हाई रिस्क बच्चे हैं, जो हमने बात की, जो कम डेथ होती है, जो कम रिस्क होता है वो 10 ईयर से कम बच्चों में, पर 10 ईयर से जो ऊपर बच्चे टीनेजर्स हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने में, उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज कभी कभी ज्यादा होती है। खास करके जो ओबेसिटी वाली बच्चे हैं, जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको कोई निमोनिया है, जिनको कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, या जिनको सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, या ब्लड कैंसर्स हैं, या बच्चे डायलिसिस में, तो ऐसे जो
थोड़े हाई रिस्क बच्चे हैं, इनका हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इन बच्चों को और दूसरे बच्चों को भी जो नेचुरल नॉर्मल इम्यूनाइजेशन है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन था उसको लोगों ने डिले कर दिया है। वो कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लग पाए, तो खास करके फ्लू वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन है, या दूसरे वैक्सीन है, टाइफाइड वाले वैक्सीन है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन है जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में लगाए जाते हैं बच्चों को, उनको भी डिले नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, उनसे दूसरी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कुछ ऐसी वैक्सीन भी हैं जैसे बीसीजी है या एमएमआर वैक्सीन है या फ्लू शॉट है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कोविड से भी कुछ प्रोटेक्शन देते हैं। तो नेचुरल इम्यूनाइजेशन जो है वो पूरा करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त जो हाई रिस्क बच्चे हैं उनका अलग से ध्यान रखना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया केस आता है या कोई इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आती है तो हाई सस्पेशन रेट, मतलब आपको सस्पेशन रेट बहुत हाई रखना है। टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर्स को पता होना चाहिए कब बच्चों को आइसोलेट करना है, कब बच्चों को सस्पेक्ट करना है, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता जैसे कि बता रहे हैं, उनके लिए जो जरूरी वैक्सीन हैं वो तो आप लगवाइए, उनको डिले मत कीजिए। और कोरोना की वैक्सीन भी जल्दी आ जाएगी तो एक चिंता ये भी खत्म हो जाएगी कि बच्चों को भी आप फिर वैक्सीन लगवा पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर सेठ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आप देखिए एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। और अब बात गूगल के साथ हमारी खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। कोरोना के मामले कम जरूर हो रहे हैं लेकिन कोरोना का खतरा देखिए अब भी बरकरार है। अब भी रोजाना करीब 40,000 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 34 दिनों के बाद संक्रमण दर 3% से ऊपर है। ऐसे में कोरोना को दोबारा फैलने से आप कैसे रोकें, किन बातों का ख्याल रखें, इस पर आज बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन हैं आप गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर वली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए कोरोना के मामले कम हुए जरूर तेजी से दूसरी लहर के बाद, लेकिन अभी भी 40,000 के आसपास मामले दर्ज किए जा रहे हैं और संक्रमण दर 34 दिनों के बाद 3% के ऊपर है। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप लोगों को कि किस तरीके से खुद का बचाव करें कोरोना से? जी, आपके श्रोताओं को मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ये पहला अलार्म हो सकता है, इसको सीरियसली लें। और आज जैसे कि आपने कुछ क्राउड्स दिखाई, सावन का पहला सोमवार दिखाया, तो इस जगह पर एक लेडी को मैंने देखा कि वो छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। तो बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें अपने साथ। अगर आपको जाना है किसी भी भीड़ वाले इलाके में तो पूरा मास्क वगैरह पहन के जाएं, डबल मास्क लगा के जाएं और जितना हो सके कोशिश करें कि आप 2 मीटर के फासले पर रहें। मैंने इसके लिए पिछली बार भी आपके यहाँ एक निमोनिक इजाद की थी, फैक्ट्स। और फैक्ट्स का मतलब यह है कि फेस को कवर करें, अवॉइड क्राउड करें। सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जो आपने कारण बताया उसके लिए हैंड सैनिटाइज करें। C फॉर क्लीन हैंड्स, F फॉर फेस कवर, A फॉर अवॉइड क्राउड्स एंड C फॉर क्लीन हैंड्स एंड T फॉर 2 मीटर डिस्टेंस। एंड आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो गिवन 4 T's। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये याद रहता है लोगों को, टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक एंड टीका। उन्होंने इस बार चौथी T ऐड की है, टीका। हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। इतनी सारी चीजें, इतने एहतियात के बाद डॉक्टर वली कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। देखिए काफी लोगों ने मेहनत की है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कम मामले हो रहे हैं, इस वजह से रियायत दी जा रही है, तो वहां पर लापरवाही ना करें। जैसे कि दिल्ली में अब केस कम है तो वहां पर कई सारे अब जो रिस्ट्रिक्शंस उसमें ढील दी गई है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगे, तो वहां पर यह भी डर रहता है कि भीड़ इकट्ठी हो सकती है। रोजाना जो ऑफिस लोग जाते हैं उनके लिए खास तौर पर यहाँ पर आप क्या सलाह देंगे कि कैसे उनको जो है अपना रोज का रूटीन फॉलो करना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए? देखिए, आने वाले दिनों में ये हमारे लिए सीरियस खतरा न बने, इसके लिए हमको खुद संयम बरतना है। अगर हमको लगता है मेट्रो में भीड़ पीछे से आ रही है तो हम उस वाली मेट्रो को मिस कर दें और अगली वाली मेट्रो का इंतजार करें और उसमें भीड़ को न बढ़ाएं।
इसी तरह से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो ये देखें कि हमारा बाहर निकलना बिल्कुल जरूरी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नितांत आवश्यक है कि नहीं, डायर इमरजेंसी है। वो ऑफ कोर्स जॉब पे जाना भी जरूरी है, लेकिन उसमें यही है जहां तक हो सके हम अपने मनोरंजन के जो स्थान खुले हैं उनमें अभी अवॉइड करें, न जाएं ज्यादा, और जितना जरूरी हो उतना उसकी जरूरत को हमारे से ज्यादा बेहतर कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी जरूरत है उसको पता है कि वो उसको जरूरत है जाना है, तो उसको खुद से संयम बरतना बहुत जरूरी होगा। और ये डॉक्टर वली कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देखिए दूसरी लहर जब आई थी तब मामले काफी कम थे, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से केस बढ़े और अब तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। और इसका खतरा कितना है, इतना आप समझिए कि इंडोनेशिया में तीसरी लहर का कहर फिलहाल देखने को मिल रहा, 45,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप कि लोगों को टीका हमारे पास उपलब्ध है तो उसके लिए कितना जरूरी है टीके का इस्तेमाल, और लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए ताकि तीसरी लहर से खुद को बचा सकें? बिल्कुल, खाली इंडोनेशिया में ही नहीं, यूरोप में और खासतौर से मैं कहूंगा अमेरिका में भी एक 2-3 दिन पहले से एक अलार्म आ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जब केसेस बढ़ सकते हैं तो हमारा सबसे पहला फर्ज है, सबसे पहली आवश्यकता है, और हमको आगे आना चाहिए और टीका जरूर लगवाना चाहिए। और बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी टीका अवेलेबल है उसको लगवाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टीके में डिले की वजह से कोई नया म्यूटेंट आ जाए, और नया म्यूटेंट अगर आएगा तो थर्ड वेव बहुत जल्दी फिर आएगी, और वो कैसी होगी इसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो नए म्यूटेंट को आने से रोकना और टीका जल्दी लगवाना और हमें पहले से इम्यूनाइज हो जाना, ये सबसे बड़ी सावधानी है आज की तारीख में, जिसको हमको करना है और इसमें देरी नहीं करनी है। और ये इंतजार के कोई अच्छा टीका आएगा तब हम लगवाएंगे। सब टीके जो हमारे यहाँ हैं वो अच्छे हैं, टेस्टेड हैं और टिकाऊ हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारे देश के स्वदेशी वैक्सीन है और कोवैक्सीन है जैसे, और इसके अलावा कोविशील्ड है, ये 2 बहुत इजीली उपलब्ध हुए हैं। तो इस वक्त देरी नहीं करनी चाहिए लोगों को, आपको आपके पास टीका उपलब्ध है, लगवाना चाहिए, क्योंकि देखिए जी एहतियात बहुत जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर वली भी बता रहे थे। और कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, उसको आप कैसे अवॉइड करें इसका आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो खुद को आप सुरक्षित कीजिए, टीका जल्द से जल्द लगवाइए और अपना भी ख्याल रखिए, और इस कोरोना के फैलने से रोकने में आप थोड़ी सी मदद कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।